तो हम लोग आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे। आइसोमेरिज्म्स आइसोमेरिज्म्स में भी हम बोले थे कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म्स में क्या होगा, अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नाम से ही पता लगता है, इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो वही डेफिनेशन पढ़ लीजिए, लिखा गया है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमेरिज्म का तो बेसिक मीनिंग ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम बट गिव्स डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेगा। जैसे एक एग्जांपल है, देखो Cr NH3 5SO4Br, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर देखोगे तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर हम इसको एक्वस AgNO3 से पास किए तो क्या बोला, पेल येलो पीपीटी मिला, पेल येलो पीपीटी मिला, पेल येलो पीपीटी मिला। अगर हम इसको BaCl2 से पास करें, एक्वस BaCl2 से पास किए तो आपको व्हाइट पीपीटी मिला। व्हाइट पीपीटी आपको पता होगा कि व्हाइट पीपीटी, ये जो एक पेल येलो पीपीटी है, ये एक्चुअली AgBr का पेल येलो पीपीटी होता है। AgCl का कैसा पीपीटी होता है बताओ? व्हाइट पीपीटी सर। हाँ, ये व्हाइट पीपीटी होता है, ये येलो पीपीटी होता है, तो पेल येलो पीपीटी। इसी तरह ये ध्यान रखिएगा, बेरियम सल्फेट का भी व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, इससे ये बताना चाह रहा है कि जरूर इसमें जो आपका ब्रोमाइड आयन होगा कॉम्प्लेक्स, ये बाहर होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर होगा, मींस आयोनाइजेशन स्पेयर में होगा। मींस यहाँ से जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। यही Br माइनस आयन Ag प्लस के साथ रिएक्ट कर कर AgCl का पीपीटी AgBr का पीपीटी देगा। इसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रोमियम NH3 होल 5, और यहाँ पर क्या हम Br को अंदर रख देंगे और सल्फेट को बाहर रख देंगे, और यही सल्फेट आयन Ba2 प्लस के साथ रिएक्ट कर कर BaSO4 का पीपीटी बनाएगा। तो अभी ये जो दोनों दिख रहा है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है और ये जो कॉम्प्लेक्स है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट आयन। It will produce bromide ion, it will produce sulfate ion. So ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसी तरीका से और भी एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म्स। दूसरा आइसोमेरिज्म है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। दूसरा आइसोमेरिज्म क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ लीजिए, क्या है उसमें लिखा हुआ है। ये नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रेट मींस वाटर। इसमें वाटर का बिहेवियर में चेंजेस आएगा। ये जो पानी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये पानी लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी काम कर सकता है। तो इसी में डेफिनेशन जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ता हूँ। दिस आइसोमेरिज्म arises due to difference in the behavior of water molecules present inside the coordination sphere, उसको लिगेंड बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसको हम हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है, कॉपर सल्फेट 5 वाटर। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है
तो इसमें ये जो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये कुछ ऐसा होता है। एक्चुअल कोडिंग ये एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। ये सल्फेट है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसमें से इस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स में कौन है डिस्टर्ब कर रहे हैं? हाँ देखो मैं बोल रहा हूँ, ये जो ब्लू विट्रॉल है, इस ब्लू विट्रॉल में ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और एक वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह काम कर रहा है। तो क्या बोला मैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स लिगेंड की तरह काम कर रहा है और एक वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह काम कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप उस एग्जांपल को समझे। वो एग्जांपल आई थिंक सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो CrCl3 है और 6 वाटर है, 6 वाटर, तो वो क्वेश्चन लिख कर दिया था। ये जो है ना 3 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ABC क्वेश्चन बोल दिया गया, और ये A के साथ ये जो बोला ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है 3 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये बोल दिया कि ABC 3 आइसोमेरिक फॉर्म ABC। ए का रिएक्शन जब हम H2SO4 से कराएं तो नो रिएक्शंस हुआ ही नहीं, ऐसा बोल दिया है। ये रिएक्शंस नहीं हुआ मतलब वेट लॉस नहीं हुआ, नो वेट लॉस। इसका मतलब होता है, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है कि वेट लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब होता है ये 6 का 6 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर होगा, तभी वेट लॉस नहीं होगा। क्योंकि H2SO4 क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बाहर वाला जो भी पानी होगा उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा ये। तो इसका ये इंफॉर्मेशन देने से आपको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला पता लग गया। क्या लगा कि CrH2O होल 6 Cl3 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। नो वाटर इज प्रेजेंट इन हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसलिए H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद कोई भी वेट लॉस नहीं हुआ। सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया है, ये जो B, ये जो दूसरा आइसोमेरिक फॉर्म है, इसको जब हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो बोलता है कि 6.75% वेट लॉस हुआ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स में एक वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर रखिएगा, तभी 6.75% वेट लॉस होगा। तो अभी सेकेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा ना, कुछ ऐसा होगा। तभी जाकर आपका 6.75% वेट लॉस होगा। सेकेंड सी वाला, सी जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें बोल रहा है कि जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो 13.5% वेट लॉस हुआ। इसका मतलब होता है कि जरूर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह काम कर रहे होंगे। यहाँ पर नो वाटर लॉस, तो वहां पर नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर 6.75% वाटर वेट लॉस, तो एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर 13.5% वेट लॉस, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अभी जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होगा कुछ ऐसा होगा, H2O4Cl2, एक Cl बाहर और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। तो अभी ये और ये जो कंपटीशन एग्जाम में ABC का स्ट्रक्चर पूछ रहा था, एक्चुअली ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, वो बीच में आ गया तो मैं डिस्कस करा दिया। अब परसेंटेज वेट लॉस भी निकाल सकते हो, जैसे पहला वाला में इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वेट लॉस, इसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, टोटल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, 6.75%। इसमें जो वेट लॉस हुआ 36 हुआ, 36 अपॉन जो ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपको 13.5 आएगा।
तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? अरे आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म पहले भी मैं बताया था, लिंकेज आइसोमेरिज्म एम्बीडेंटेड लिगेंड शो करते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड शो करते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, कोई बताएगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड, दो एटम को टेंडेंसी होती है लिगैंड शो हाँ करने का, पर एट ए टाइम एक ही कर। बिल्कुल, गुड गुड। मतलब इसमें दो डोनर एटम्स होगा, बट एट ए टाइम एक ही एटम से डोनेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म जो होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड शो करते हैं, जैसे CN-, ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ये चाहेगा तो कार्बन साइड से भी डोनेट कर सकता है, और ये चाहेगा तो नाइट्रोजन साइड से भी डोनेट कर सकता है। तो बहुत सारा आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है, जैसे NO2-, ACN-, OCN-। ये सब डिफरेंट एम्बीडेंटेड लिगेंड है। क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, पहले भी बता चुका हूँ, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज थियोरेटिकली पॉसिबल इन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग एम्बीडेंटेड लिगेंड। Isomerism which arises due to linkage of different donor atom from same ligand are said to be exhibit linkage isomerisms। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे दिया गया, देखो आप अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बीडेंटेड लिगेंड दिख गया आपको, तो जरूर वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे एक एग्जांपल वहां पर लिखा है CONH3 5 और ONO है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर हमको दिख गया है कि ये जो है ना एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ये इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा, कोबाल्ट NH3 5, और इसको हम NO2 लिख देता हूँ 2+। यहाँ पर जो डोनर साइड है ऑक्सीजन है, यहाँ पर डोनर साइड नाइट्रोजन है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का लिंकेज आइसोमेरिज्म है। तो तीन तरह का आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेगा। सेकंड तरह का आइसोमेरिज्म था हाइब्रिड आइसोमेरिज्म, यहाँ पर वाटर का बिहेवियर में चेंज होगा। तीसरा तरह का आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म, उसमें आप देख लेना, अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा तो आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो वो भी एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा। अगर एग्जांपल समझ में नहीं आएगा, जो भी एग्जांपल लिखा हुआ है तो हमसे पूछ लीजिएगा। आप लोग अगर पढ़े होंगे, ये अगले क्लास मैं ये काम आपको अगले क्लास के लिए दे रहा हूँ। जो भी एग्जांपल दिया है, अगर कोई एग्जांपल आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर एक एग्जांपल को डिस्कस कराना पॉसिबल नहीं है, अगर आपको दिक्कत होता है कोई भी एग्जांपल्स में तो आप अगले क्लास पूछ लीजिएगा। मैं आपको मेन चीज जो है वो बता दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट तरह का आइसोमेरिज्म जो है दैट वन इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। ये लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों आइसोमेरिज्म जो बताया, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये जो लिगेंड आइसोमेरिज्म है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन नहीं है, तब पर भी नाम आया तो मैं बता देता हूँ। लिगेंड आइसोमेरिज्म में देखो, इट अराइजेस ड्यू टू आइसोमेरिज्म इन लिगेंड। लिगेंड के अंदर ही आइसोमेरिज्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है C3H6N2H4, यहाँ देखोगे तो यहाँ पर इसमें जो लिगेंड है ना, ये एक तरह का लिगेंड है। तो ये लिगेंड इस तरह का भी हो सकता है, CH3CH NH2 ये लिगेंड को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, CH2NH2CH2NH2। ये जो लिगेंड है ना, ये लिगेंड या तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो, या तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पर देखोगे 1 और 2 पोजीशन पर NH2 जो अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 1 और 3 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो लिगेंड है, अगर ये जो भी कॉम्प्लेक्स में होगा, तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स में होगा, तो इस लिगेंड की वजह से आइसोमेरिज्म जो होगा दैट विल कॉल्ड लिगेंड आइसोमेरिज्म। चलो, तो लिगेंड आइसोमेरिज्म में समझ में आ गया होगा।
और ये भी बताया गया है कि जैसे ये जो लिगेंड है, अगर यहाँ पर सेंट्रल मेटल होता तो ये कितना 5 मेंबर का रिंग बनाता, और यहाँ पर अगर सेंट्रल मेटल होता तो कितना मेंबर का रिंग बनाता, 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता। तो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता। और नीचे में जो एग्जांपल दिया हुआ है Fe NH3 और C3H6N2H4, वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है दैट मींस वो लिगेंड आइसोमेरिज्म, क्योंकि उसमें लिगेंड का बिहेवियर की वजह से आइसोमेरिज्म शो होगा। नेक्स्ट तरह का आइसोमेरिज्म है पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म, तो पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है इसको देखें, ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लिगेंड आइसोमेरिज्म, पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चलूंगा। पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म, तो इसके बारे में बोला गया ये ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है, नोट ए ट्रू आइसोमेरिज्म, क्योंकि ट्रू आइसोमेरिज्म से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बट ये जो पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म में देखोगे ना, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल चेंज। और क्या बोला गया है देखो, इट अराइजेस ड्यू टू द पॉलीमराइजेशन ऑफ गिवन कंपाउंड। जैसे देखो एक कंपाउंड है PTNH3 होल टू Cl2, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर देखा जाए तो प्लेटिनम 1 है, अमोनिया 2 है और क्लोराइड 2 है। ये जो नीचे एक और कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है दैट वन इज PTNH3 होल 4 PTCl4। तो इस कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो ओवरऑल प्लेटिनम कितना है, 2 है, अमोनिया कितना है, 4 है, क्लोरीन कितना है, 4 है। सिंपलेस्ट रेशियो जो है 1:2 का अभी भी मेंटेन है। ये दोनों आइसोमेरिज्म्स although they have different molecular formula but their empirical formula is still same। so इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों एक दूसरे का पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म्स होंगे। इसी तरह और भी एक एग्जांपल दिया हुआ, उसमें भी देखोगे इंपेरिकल फॉर्मूला सेम आएगा। तो क्या पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म से भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको समझे एक बार। Coordination isomerism is shown by the compound having complex cations and complex anions. It arises due to the change of ligand in cationic and anionic part. तो कोऑर्डिनेशन, ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स में क्या होगा, केटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होगा और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होगा। और इस तरह का आइसोमेरिज्म बोला गया है इट विल अराइज ड्यू टू द चेंज इन द लिगेंड इन केटायनिक पार्ट एंड एनायनिक पार्ट। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ देख सकते हो, NH3 होल 6 CO NO2 होल 6। चलो, तो इसमें अगर आपको पता हो कि कोबाल्ट, ये कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन नंबर का जो ये CO+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर ये +3 में है तो यहाँ पर -3 चार्ज होगा और इसके ऊपर भी +3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रेट के ऊपर टोटल -6 है। तो अभी यहाँ पर देखो, केटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। तो डिफरेंट अगर दूसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिगेंड को चेंज करेंगे, केटायनिक एनायनिक पार्ट में लिगेंड को चेंज करेंगे। जैसे नीचे बनाया गया है, क्या किया गया देखो, CO हम यहाँ पर अमोनिया को 5 कर दिए, अमोनिया के 5 कर दिए और एक NO2 वहां से यहाँ लेकर चले आए। इसी तरह दूसरा पार्ट में क्या किए, ये NO2 5 हो गया और ये अमोनिया इधर वाला एक इधर चला गया। अभी भी देखोगे तो चार्ज +3 और यहाँ पर भी +3 मेंटेन ही होगा, ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, +3 चार्ज मेंटेन ही होगा, मतलब केटायनिक के ऊपर भी +3 चार्ज, एनायनिक के ऊपर भी +3 चार्ज। तो ये दोनों में अगर रिलेशन पूछा जाए तो ये दोनों एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। ये जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली वो बताया गया है कि 6 आइसोमर, 6
कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा। कैसे शो करेगा उसके लिए देखें, हम ये दूसरा वाला कैसे बनाए, 5 को अंदर रखते हैं, एक को इधर भेज दिए। नेक्स्ट बनाना है तो क्या करेंगे, 4 अमोनिया को यहाँ रखेंगे और 2 अमोनिया को यहाँ भेज देंगे। नेक्स्ट बनाना है तो क्या करेंगे, 3 अमोनिया को यहाँ रखेंगे, 3 अमोनिया को यहाँ भेज देंगे। इसी तरह नेक्स्ट बनाना है तो क्या करेंगे, 2 अमोनिया को इधर रखेंगे, 4 अमोनिया इधर रख देंगे। फिर नेक्स्ट बनाना है तो क्या करेंगे, 6 का 6 अमोनिया क्रोमियम के साथ आ जाएगा और या 6 का 6 नाइट्रेट कोबाल्ट के साथ आ जाएगा। इसी तरह 6 पॉसिबिलिटी आएगा, उसमें से एक रेड कलर का बताया गया होगा, वो आपका रेड कलर का देखो लिखा गया है कि ये जो न्यूट्रल है उसको काउंट नहीं करना है। जो न्यूट्रल वाला जो ये वाला होगा ना, ये वाला जो होगा इसको काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं काउंट करना है इसको समझे आप, इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है पता है। देखो हम जानते हैं नाइट्रेट के ऊपर -3 चार्ज होता है, टोटल -3 चार्ज, तो मेटल के ऊपर +3 चार्ज, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल हो गया। केटायनिक पार्ट भी न्यूट्रल हो गया, एनायनिक पार्ट भी न्यूट्रल हो गया। दोनों पार्ट अगर न्यूट्रल हो जाता है तो उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की तरह ट्रीट मत करना, तो इसी कारण ये वाला को डिस्कार्ड कर दिया गया। स्टिल ये वाला देखे हुए ये 6 आइसोमर शो करेगा और उसको कॉपी में अच्छी तरह से बना दिया गया है, तो उसको एक बार जरूर आप देखें। तो क्या आपको मतलब मैं ये बोल देता हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कौन कौन इंपॉर्टेंट है। एक पहला आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, दूसरा हाइड्रेट आइसोमरिज्म, तीसरा लिंकेज आइसोमरिज्म, चौथा कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। हाइड्रेट एक और था लिगेंड आइसोमरिज्म एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते, नहीं के बराबर पूछते हैं। ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इसी के साथ आपका खत्म होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म में। स्टीरियो आइसोमरिज्म तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एक बार देख लें, फिर मैं स्टीरियो आइसोमरिज्म शुरू करूंगा। सर कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में जब NO2 चेंज होगा तो तब सर वो सर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट तो चेंज हो जाएगा। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ चेंज होता है, देखो NO2 चेंज होगा तो देखो चेंज करके दिखा रहा हूँ। मीन्स इसमें बोलना है आपका, इसमें बोलना है कि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो भी कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होगा उसमें कोबाल्ट और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखो ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। हम जानते हैं कि कोबाल्ट, ये जानते हैं कि कोबाल्ट +3 वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अगर ये +3 चार्ज हो गया तो अभी हम जानते हैं इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, +2 हो गया ना, +2 हो गया। तो इसके ऊपर -2 हो जाएगा। अगर ये -2 हो जाएगा तो ये तो नाइट्रेट -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेटल के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा बताओ, +3 आ जाएगा ना। जितना भी आप कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म देखिएगा उसमें मेटल, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो हम कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोलेंगे ही नहीं। सर कॉम्प्लेक्स पार्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा। हाँ, ये चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें तो कभी +2 देख रहे हो, +3 देख रहे हो, सेंट्रल मेटल का चेंज नहीं होना चाहिए। वो चेंज हो जाएगा तो गड़बड़। ओके सर। चलो, तो ये भी हो गया खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म में। देखो कॉपी में तो बहुत चीज लिखा गया है, बट मैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट को मैं बोल दूंगा, वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप ज्यादातर ध्यान रखिएगा। उसके बाद अभी अब इसमें चलेंगे। हम जानते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता था, मैं बता चुका हूँ।
कि उसमें क्या स्पेस में अरेंजमेंट की वजह से जो आइसोमेरिज्म डेवलप होता है उसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये भी दो तरह का होता था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पहले देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या था? ये ज्योमेट्रिकल isomerisms occur due to the change in relative position of ligand around central metal। तो यही इसका थीम है, सेंट्रल मेटल के अराउंड लिगेंड का पोजीशन चेंज होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म डेवलप होगा उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ पर जैसे एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जब आपका 90 डिग्री का एंगल मेंटेन होगा तो हम उसको सिस बुलाया करेंगे, जब 180 डिग्री का एंगल मेंटेन होगा तो उसको हम ट्रांस बुलाया करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ऐसा होता है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में आप कैसे, अगर इसको ट्रांस बोल दिए तो सिस बनने का कभी चांस ही नहीं है, तो ये कभी जीआई शो नहीं करता है। और इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करें तो उसमें भी कोई चांस नहीं है। कैसे आप सिस ट्रांस करोगे? इसमें ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, पोजीशन आइडेंटिकल हो जाने की वजह से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में भी कोई जीआई नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब आती है तो दो पॉसिबिलिटी आती है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा कुछ होता है। तो टेट्राहेड्रल में क्या प्रॉब्लम है, ये कभी टेट्राहेड्रल, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और टेट्राहेड्रल जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसका रीजन समझो, क्योंकि इसमें ये जो पोजीशंस है ना, ऑल द पोजीशंस आर आइडेंटिकल, ऑल द पोजीशंस आर आइडेंटिकल। अगर लिगेंड को उठाकर आप यहाँ से यहाँ डाल देंगे तो ये सब पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होता है। यहाँ पर देखोगे हर एक 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल मेंटेन करेंगे। तो इसमें हर एक पोजीशन आइडेंटिकल होने की वजह से क्या हो गया, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी जीआई शो नहीं करता है। ये बात ध्यान रखना। तो रीजंस भी लिख दिया गया है कि इसमें रिलेटिव पोजीशन आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जीआई नहीं होता है। अब आते हैं, बात आता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। हाँ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जीआई शो करते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जीआई शो करते हैं। तो उसको जानने के पहले ये जो स्क्वायर प्लेनर है आपका, स्क्वायर प्लेनर है, ये जीआई शो करता है। तो जीआई शो करता है तो उसको जाने के पहले इसमें कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशन आता है, उसको आप ध्यान रखिएगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो मान लो यहाँ पर लिगेंड जो है 1 2 3 4 है। तो इसमें देखो ये अगर लिगेंड 3 और लिगेंड 1 को हम ट्रांस बोलेंगे, इसी तरह लिगेंड 1 और लिगेंड 2 को भी हम ट्रांस बोलेंगे। ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर है, ये दोनों एक दूसरे का ट्रांस पोजीशन पर है। लिगेंड 3 और 2 एक दूसरे का सिस पोजीशन पर है। लिगेंड 2 और लिगेंड 1 एक दूसरे का सिस पोजीशन पर है। लिगेंड 1 लिगेंड 4 एक दूसरे का सिस पोजीशन पर है। इसी तरह लिगेंड 4 और 3 एक दूसरे का सिस पोजीशंस पर है। ये दोनों ट्रांस है, ये दोनों ट्रांस है। तो यहाँ पर एक बोला गया है कि देखो कि जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो 4C2, ऐसा मान लो ये जो लिगेंड है ना, लिगेंड जैसे क्रिकेट का 4 टीम है, यहाँ पर क्रिकेट का 4 टीम है और हर एक टीम, यहाँ पर 4 टीम है 1 2 3 4, हर एक टीम को हर एक के साथ मैच खेलना है। ये 1 को भी 2 के साथ मैच खेलना है, 1 को 3 के साथ भी मैच खेलना है, 1 को 4 के साथ भी मैच खेलना है। तो ऐसे कितना टोटल मैच होगा, इन चारों के बीच टोटल कितना मैच होगा, हर एक को हर एक के अगेंस्ट खेलना है, तो टोटल 6 मैच होगा ऐसा। अगर ऐसे आप देखोगे पहला आदमी कितना मैच खेलेगा, 3 मैच खेलेगा,
दूसरा आदमी कितना मैच खेलेगा? दूसरा दूसरा आदमी कितना मैच खेलेगा? 2। 2। दूसरा आदमी भी 2 मैच खेलेगा। तीसरा आदमी 1 मैच खेलेगा। ऐसा देखोगे तो हर एक टीम 3-3 मैच खेलेगा। अगर देखा जाए तो अगर मैं 2 को भी देखूं, 2 को देखूं तो ये 2 भी 3 मैच खेलेगा। कैसे? 2 जब 1 के साथ खेलेगा वो भी तो एक मैच ही हुआ। 2 3 के साथ खेलेगा तो भी एक मैच होगा। 2 4 के साथ भी खेलेगा तो 1 मैच होगा। देखो पॉसिबिलिटी देखो आप यहाँ पर। 1 2 के साथ खेला तो 1 मैच, 1 3 के साथ खेला तो 1 मैच, 1 4 के साथ खेला तो 1 मैच। अब 2 अगर 2 1 के साथ खेला जो कि ऑलरेडी काउंट हो चुका है, 1 2 के साथ खेले या 2 1 के साथ खेले एक ही बात है। तो 2 कितना डिफरेंट मैच खेलेगा? एक तो ये खेल लिया, दूसरा क्या खेलेगा? 2 3 के साथ खेल ले या 2 4 के साथ खेल ले। इसी तरह 3 अगर 1 के साथ खेलेगा तो वो काउंट हो चुका है, 3 2 के साथ खेलेगा जो कि काउंट हो चुका है। तो 3 जो होगा 4 के साथ खेलेगा तो डिफरेंट होगा। तो टोटल जो मैच है देखोगे तो यहाँ पर टोटल 6 मैच खेले जाएगा। हर एक टीम देखोगे इसी 6 मैचेस में हर एक टीम 3-3 मैच खेलेगा। हर एक टीम 3-3 मैच खेला। जैसे 1 देखो 1 3 मैच खेला, 2 भी देखो 3 मैच खेलेगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये जो 6 पोजीशंस है, ये 6 पोजीशंस में ट्रांस पोजीशन कौन कौन सा है? ये ट्रांस पोजीशन कौन कौन सा है? एक तो यहाँ पर 3 और 1 और 3 ट्रांस है। इसी तरह से 2 और 4 ट्रांस है। और ये सब पोजीशन जो देख रहे हो ये 4 जो है that one is 6। तो वही चीज वहां पर बताया गया है। यहाँ पर देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स में एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो कम नंबर होता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये जो ट्रांस वाला ओनली 2 है, सिस वाला 4 है, तो हमेशा आप ट्रांस पर फोकस करोगे। ट्रांस का नंबर हमेशा कम होगा। तो ट्रांस के रिस्पेक्ट में देखते ही हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे क्योंकि वो कम नंबर में है। दूसरी बात, इसका रिप्रेजेंटेशन आपको प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मोनोडेंटेड लिगेंड को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह दूसरा पॉइंट लिखा होगा बाइडेंटेड लिगेंड को। अगर बाइडेंटेड लिगेंड को 2 तरह का होता है, एक सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड और एक अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। तो सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल से, बीबी सीसी। ये सब क्या है? सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है। अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सो मीन्स 2 डिफरेंट कैपिटल लेटर्स होगा, दोनों डिफरेंट होगा। यहाँ पर सेम होगा मतलब क्या? सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है। इसी तरह जैसे रिप्रेजेंटेशन है वहां पर क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड होना चाहिए और एक अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। अरे तो इस तरह देखो कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन बन गया। तो आपको कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला लिखकर भी दे सकते हैं या फिर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन भी रह सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है, 2 डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है और वो भी कैसा? अनसिमेट्रिक जैसा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ए बी, ये क्या है? अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन कर देंगे सी और डी। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 2 डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड बना दिया। और क्या है? 1 अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। चलो ए अनसिमेट्रिक भी हो गया, 1 सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, तो यहाँ पर कर देता हूँ, चलो सीसी कर देता हूँ, सीसी। तो ये कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो दिया रहेगा उससे आपको समझना पड़ेगा कि मोनोडेंटेड लिगेंड है या सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है
या अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देखकर आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं, ये सब बेसिक चीजें के बाद होने के बाद हम शुरू करते हैं। डिफरेंट पॉसिबिलिटी आ जाता है, इसलिए टॉपिक थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट तब पर भी आप थोड़ा सा यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हम मोनोडेंटेड लिगेंड से शुरू करते हैं, ओनली मोनोडेंटेड लिगेंड यूज करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन, तो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होगा कभी भी आपका आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आ रहा है, क्या लाल होगा, अब ठीक है सर अभी ठीक हो गया। सर वो अच्छा, फोकस चलो। नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो लिगेंड है Ma4 टाइप का, ये कभी भी GI शो नहीं करेंगे, GI शो नहीं करेंगे, क्योंकि GI शो करने के लिए क्या कंडीशन है, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ लिगेंड शुड बी चेंज। अगर मैं ये लिगेंड को चेंज करके यहाँ ला दूं तो भी कहा देयर इज नो चेंजेस, तो ये लिगेंड जो होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, कभी भी GI शो नहीं करेगा। इसी तरह मान लो कि Ma3B टाइप का होगा, ये कॉम्प्लेक्स शो करेगा या नहीं। क्या किया नहीं, ए को नहीं चेंज करेगा। कर को नहीं करेगा, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर देखो, ए के रिस्पेक्ट में ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट क्या है, बी, ए के अपोजिट बी है। अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करूँ, बी को उठाकर मैं यहाँ कर देता हूँ और ए को यहाँ कर देता हूँ, तो अभी क्या है, अभी क्या सिनारियो है, अभी भी ए के अपोजिट ए है और ए के अपोजिट बी है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पर जैसे आया यहाँ पर भी वही आया। तो ये भी कभी GI शो नहीं करता। GI शो करने के लिए क्या कंडीशन है, देयर शुड बी चेंज इन द पोजीशंस ऑफ लिगेंड विद सेंट्रल मेटल्स, सेंट्रल मेटल के रिस्पेक्ट में लिगेंड का पोजीशंस में चेंज होना चाहिए। तो ये भी GI नहीं शो करता, ये भी GI शो नहीं करता है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, Ma2B2 टाइप का हो, हाँ ये GI शो करेगा। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स विल शो GI। कैसे देखो, हम इसके लिए क्या करेंगे, यहीं पर है, देखो इसको हम चेंज करते हैं। कैसे ये GI शो करेगा, ये ए है और ये B और B है, ये दूसरा हम इस तरह से भी बना सकते हैं। देखो M4 ही है ना, यहाँ पर क्या देख रहे हो, ए यहाँ पर देख रहे हो ए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में शीश है और B एक दूसरे के रिस्पेक्ट में शीश है। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ए के अपोजिट को ए रख देंगे और B के अपोजिट B रख देंगे। तो क्या देख रहे हो, अभी B और B ट्रांस है और A भी ट्रांस है, तो ये दोनों एक दूसरे का GI है, ये दोनों एक दूसरे का GI है। तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं होगा, तीसरा पॉसिबिलिटी बनाना चाहोगे तो ये रिपीट हो जाएगा। समझ रहे हो ये चीज, अगर कोई पॉसिबिलिटी हम सोचने की कोशिश किए, क्या किए सोचने की कोशिश, ए यही रहने देते हैं, बी यहाँ रखते हैं और इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या हुआ, ये किससे रिपीट हो गया बताओ, ये किससे रिपीट हो गया, ये फर्स्ट वाला से रिपीट हो गया। देखो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिक्स और ये भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिक्स। तो ये ध्यान रखना है, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, ये 2 GI शो करता है, ये नो GI, ये 2 GI। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह का सोच रहे हो MAB3, तो ये तो इसके आइडेंटिकल हो गया, MA3B हो या MAB3 हो, एक ही टाइप का हो गया ना, तो ये भी नो GI। अगर मान लो कि अभी हम सब डिफरेंट कर दें ABCD, तो इस केस में ध्यान रखना है, ये 3 GI शो करता है, ये 3 GI शो करता है। वो कौन कौन कैसे करेंगे यहाँ पर देखो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, प्लेटिनम का जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये एग्जाम में पूछा करते हैं NH3 तो इसके बारे में क्या देखा आपने कि इसके बारे में क्या देखा आपने कि ये 2 GI शो करता है। क्यों? क्योंकि ये MA2B2 टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया, इसलिए 2 GI शो करेगा।
और उसमें जो सिस फॉर्म होता है ना, इसका जो सिस फॉर्म होगा वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, उसको ध्यान रखना। ये जो उसको हम लोग बोलते हैं, जो इसका सिस फॉर्म होगा उसको हम सिस्प्लेटिन बोलते हैं, सिस्प्लेटिन बोलते हैं। और ये सिस्प्लेटिन ही क्या होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। और एक क्वेश्चन दिया गया है, वहां पर क्वेश्चन को भी देख लो, थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि विच फॉर्म ऑफ प्लेटिनम, ये जो कॉम्प्लेक्स है that will give white precipitate with respect to Ag2 oxalate। तो इसमें ध्यान रखना, ये जो प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम NH3 2Cl2 जो है, तो यहाँ पर होता है ना लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होता है, लिगेंड एक्सचेंज। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर मान लो कि इसे रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, अभी तक इतना जानते हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो लिगेंड है वो कभी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। यहाँ पर देखोगे ये जो ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन देखोगे यहाँ, इसके अंदर से रिएक्शन, यहाँ पर लिगेंड ट्रांसफर रिएक्शन होता है और ये क्या बना लेता है, प्लेटिनम NH3 और यहाँ पर ऑक्सलेट आयन अंदर आ जाता है। और ये क्यों आता है, ये क्यों लिगेंड ट्रांसफर रिएक्शंस क्यों होते हैं, इसके पीछे जो मैकेनिज्म्स है। और ये क्या करेगा, दो AgCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाए। ये ऐसा किस लिए हुआ, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दैट? क्योंकि अगर आप सिस फॉर्म को देखोगे, ये सिस फॉर्म है इसका, यही कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये सिस फॉर्म, ये दोनों Cl जाकर क्या आ गया, ऑक्सलेट आयन आ गया। ऑक्सलेट आयन आने से क्या हो गया, ये एक क्या बना लिया, चिलेट बना लिया, रिंग बना लिया। इस रिंग फॉर्मेशन की वजह से ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होगा और यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। मैं ये बता रहा था, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 3 GI शो करते हैं। कैसे 3 GI शो करते हैं उसको थोड़ा समझ लीजिए। तीन GI शो करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। देखो ये मेटल्स है, यही कॉम्प्लेक्स है MABCD टाइप का। तो एक अपोजिट बी रखो, दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो एक अपोजिट सी रखो, तीसरा बनाओ तो एक अपोजिट डी रखो। यही 3 पॉसिबिलिटी है आपको। एक अपोजिट सी रखते हैं तो बी यहाँ रख दे, बी यहाँ रख दे, डी यहाँ रख दे। एक अपोजिट डी रखते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर सी रख दे, यहाँ पर बी रख दे। यही 3 पॉसिबिलिटी है। अगर आप चौथा बनाने जाओगे तो दैट विल रिपीट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोनोडेंटेड लिगेंड में ओनली 3 जगह ध्यान रखना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स MA2B2 टाइप का है तो GI शो करेगा, या तो आपका कॉम्प्लेक्स MA2BC टाइप का है तो GI शो करेगा, या तो आपका कॉम्प्लेक्स MABCD टाइप का है। इस केस में 2 GI, इस केस में 2 GI, इस केस में 2 GI। इतना ही आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल आपको ये चीज रिमेम्बर करना है, क्योंकि आप एग्जाम में इस तरह बनाकर आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को समझे और लास्टली ये रिजल्ट को याद रखें। इसी तरह हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड लेकर पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो एक बार आप मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड लेकर, और जो पॉसिबिलिटी दूसरा है ना, हम क्या करेंगे, अभी मोनोडेंटेड लिगेंड यूज करेंगे और बाइडेंटेड लिगेंड यूज करेंगे। जैसे पहला पॉसिबिलिटी है दिया हुआ है MAA2 टाइप का लिगेंड हो। ये क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये वाला कभी GI शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड को हमेशा 90 डिग्री पर रखने की कोशिश करना।
ये 180 डिग्री पर रखोगे ना तो टूट जाएगा, तो ये हमेशा 90 डिग्री पर रखना, कोई भी, चाहे वो सिमेट्रिक बाइडेंटल लिगेंड हो या अनसिमेट्रिक बाइडेंटल लिगेंड हो, हमेशा 90 डिग्री पर रखना। चलो, तो ये यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया। अगर दूसरा फॉर्म बनाओगे तो क्या होगा? दूसरा फॉर्म बनाने में बनेगा ही नहीं। दूसरा फॉर्म अभी क्या देख रहे हो, ए एक ही साइड है। अगर दूसरा फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, ए को यहाँ कर देंगे, ए को यहाँ कर देंगे, फिर तो एक ही जैसा हो गया। तो ये कभी जीआई शो नहीं करता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एम ए ए, और यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी कर देंगे, ए और बी डिफरेंट कर देंगे। तो डिफरेंट भी कर दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ए और बी है। दूसरा फॉर्म बनाएंगे तो अभी क्या देख रहे हो, इस ए के अपोजिट, ये कैपिटल ए के अपोजिट स्मॉल ए, कैपिटल ए के अपोजिट क्या है, बी है, कैपिटल ए के अपोजिट क्या है, स्मॉल ए। अभी दूसरा अगर चेंज करने की कोशिश करोगे तो बी ऊपर ए नीचे, फिर तो वही यही यही कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो इसमें भी कभी जीआई नहीं होता है। तीसरा पॉसिबिलिटी है क्या, एम ए, अच्छा एम ए बी A2 टाइप का, तो इसमें जीआई होगा क्या, ये यहाँ पर क्या है, दैट वन इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड, इस तरह का है, देखो एम ए बी, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। तो अभी क्या देख रहे हैं, कैपिटल ए के अपोजिट स्मॉल ए है, कैपिटल बी के अपोजिट स्मॉल ए है। अगर इसका दूसरा फॉर्म बनाओगे तो क्या बनाओगे, इधर ए इधर ए, इसमें जीआई होगा ही नहीं। हाँ, इस तरह का भी दूसरा एक और सिनारियो हो सकता है कि यहाँ पर बी कर दो, यहाँ पर सी कर दो, मतलब यहाँ पर बी कर दीजिए, यहाँ पर सी कर दीजिए। ये एक फॉर्म हुआ क्या, कैपिटल ए के अपोजिट क्या है, सी है, कैपिटल बी के अपोजिट क्या है, स्मॉल बी है। दूसरा फॉर्म अगर बनाने की कोशिश किए तो सी ऊपर कर दिए और बी नीचे कर दिए, तो दूसरा फॉर्म अगर क्या होगा, ए कैपिटल ए के नीचे क्या है, स्मॉल बी, कैपिटल बी के नीचे क्या है, कैपिटल बी के अपोजिट क्या है, सी है। तो अभी यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया, तो ये वाला जो फॉर्म होगा, ये वाला जो फॉर्म होगा, दैट विल शो जीआई। तो यही चीज लिखा गया है कि ए अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड और ये मोनोडेंटेड डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड होगा, तो ये वाला जो फॉर्म होगा दैट विल शो जीआई। क्या चीज समझ में आ रहा है, बताओ? यस सर। Yes, sir. यस सर। इसी तरह अब बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड को समझने की कोशिश करो, जो कॉपी में लिखा गया है उसको समझो एक बार। अब ओनली बाइडेंटल लिगेंड यूज करना है, तो बाइडेंटल लिगेंड वाला में क्या, MAA होल 2 टाइप का, मतलब यहाँ पर क्या है, ये सिमेट्रिक बाइडेंटल लिगेंड है, तो ये कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल। इसी तरह अगर इस तरह का हो MAA और दूसरा क्या है AB, एक सिमेट्रिक और एक अनसिमेट्रिक हो, तो अभी क्या, अभी जीआई होगा, तो इस केस में भी जीआई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझो यहाँ पर, समझो यहाँ पर, देखो ये भी बाइडेंटल लिगेंड, सिमेट्रिक बाइडेंटल लिगेंड, ये भी सिमेट्रिक बाइडेंटल लिगेंड। दूसरा फॉर्म बनाना है तो अभी क्या देख रहा है, ए के कैपिटल ए के अपोजिट कैपिटल बी, कैपिटल ए के अपोजिट कैपिटल ए। दूसरा फॉर्म अगर बनाएंगे तो इस तरह हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे चला जाएगा। तो अभी भी तो देख रहे हैं, कैपिटल ए के अपोजिट कैपिटल ए, कैपिटल ए के अपोजिट कैपिटल बी, तो कहाँ चेंज हुआ, पहला वाला जो फॉर्म बनाए थे, ये वाला फॉर्म बनाए थे, ये दोनों तो रिपीट कर गया, तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा। एक और फॉर्म है क्या, MAB होल्ड, हाँ ये दो जीआई शो करता है।
ये दो GI शो करता है। कैसे इसको समझे, देखो एक फॉर्म तो ये है, एक फॉर्म ये, दूसरा फॉर्म तो अभी क्या देख रहे हो, ए के अपोजिट ए है और बी के अपोजिट क्या है, बी है। दूसरा फॉर्म कैसे बनाएंगे, दूसरा फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये ए है और ये बी कर देते हैं। तो अभी क्या देख रहे हो, अभी ए के अपोजिट, अच्छा ए के अपोजिट ए, ये तो वही फॉर्म हो गया। देखो ये दो फॉर्म कैसे है, एम ए बी ए बी, यहाँ पर क्या देख रहे हो, ए के अपोजिट बी और बी के अपोजिट ए। हाँ चलो, अब दूसरा फॉर्म बनाना है तो क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे, ये बी कर देंगे और इसको ए कर देंगे, तो क्या है, ए के अपोजिट ए और बी के अपोजिट बी। तो ये दोनों जो आप देख रहे हो, ये दोनों जो देख रहे हो, एक चेंजेस आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों फॉर्म एक दूसरे का GI होगा, GI होगा। चलो, तो आपको ओवरऑल स्क्वायर प्लेन में कितना लिगेंड है, कितना कॉम्प्लेक्स है जो GI शो करता है, तो उसको याद क्या करना है, मोनोडेंटेड लिगेंड वाला में बोला है MA2B2 टाइप का हो तो GI शो करेगा, या MA2BC टाइप का हो तो GI शो करेगा, या MABC इस फॉर्म का हो तो GI शो करेगा। इसमें ध्यान करना 2, इसमें 2, इसमें 3 होता है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड के। बाइडेंटेड, एक मोनोडेंटेड और एक बाइडेंटेड लिगेंड हो तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी आया था, MABBC टाइप का हो। तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड वाला में इस तरह ध्यान रखना, MABCD टाइप का हो, या तो MAB होल्ड इस टाइप का हो, या MABCD टाइप का हो, तभी जाकर GI शो करेगा। तो इतना ही पॉसिबिलिटी है जिसमें GI शो होता है। मोनो, ये पूरा आपका, ये जो दिस इज द समरी ऑफ टोटल जो भी आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इतना ही पॉसिबिलिटी है जिसमें GI होने की संभावना है। एक बात ध्यान रखना कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो भी है, जैसे ए और ए, बी और बी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ऑलवेज प्रेजेंट, एंड टू शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। और प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने का नॉलेज आपको मैं आइसोमेरिज्म से ही देते आ रहा हूँ। आइसोमेरिज्म जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया, उसमें मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने का बहुत सारा क्वेश्चंस करवाया, तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालना है वो चीज समझ में अब आना चाहिए। तो इसमें ये जो प्लेन देख रहे हो ना, ये जो बोर्ड देख रहे हो, बॉडी जो प्लेन है, दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसमें हर एक में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये सब कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आगे बढ़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाला भी GI और OI शो, तो वो ज्यादा तंग करेगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। हम डायरेक्टली आते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, पहले मैं एक बना देता हूँ M, ये लिगेंड 1 है, लिगेंड 2, लिगेंड 3, लिगेंड 4, लिगेंड 5 और ये लिगेंड 6। देखो तो यहाँ से ट्रांसपोजिशन कौन कौन सा है, ट्रांसपोजिशन देखो, ये एक ट्रांसपोजिशन है, ये एक ट्रांसपोजिशन, मतलब 1 और 3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। इसी तरह से 4 और 2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। इसी तरह से ये 5 बाहर है और 6 अंदर है, ये दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो 5 है ना, देखो 1 और 4 ये 6 है, इसी तरह से 2 और 3 भी 6 है, इसी तरह से 4 और 3 भी 6 है, इसी तरह से 1 और 2 भी 6 है,
एक चीज ध्यान रखना, ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, 5 और 1 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 6 है, ये 5 ऐसा है, तो 5 और 1 भी 6, 2 और 5 भी 6, इसी तरह से 3 और 5 भी 6, इसी तरह से 4 और 5 भी 6, इसी तरह से ये जो 6 है ना, 6 इसके अंदर है, तो 6 के रिस्पेक्ट में भी 1 6 होगा, 6 के रिस्पेक्ट में 2 भी 6 होगा, 6 के रिस्पेक्ट में 3 भी 6 होगा अंदर वाला, 6 के रिस्पेक्ट में 4 भी 6 होगा। तो क्या ये चीज एनालाइज कर पा रहे हैं? ये सर 6 90 है। डिग्री एंगल में जो प्रेजेंट है सब 6 होगा। हाँ, 90 डिग्री एंगल्स में जो प्रेजेंट है 6 है, और 180 डिग्री में वो ट्रांस है। तो ये देखोगे तो ये दोनों तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, इसलिए ये और ये 6 है, ये प्लेन के बाहर वाला और ये जो बोर्ड के ऊपर है ये दोनों 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। चलो, तो ये चीज समझ में आ गया। तो आपको आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स समझने में दिक्कत नहीं होगी अगर सिस ट्रांसपोजिशन को आप समझ में आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रांसपोजिशन पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ट्रांसपोजिशन वाला का नंबर कम है, 1D3 है, सिस पोजिशन वाला का नंबर देखोगे तो 12 आएगा, 12 आएगा, और टोटल देखोगे टोटल तो ये टोटल 16 होगा, 16 डिफरेंट पेयरिंग। अब हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। सबसे पहले एम एसिस टाइप का होगा तो क्या जीआई शो करेगा बताओ? इसमें नहीं होगा। नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो चेंज इन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ लिगेंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस मेटल्स। इसी तरह से मानो MA5B टाइप का होगा तो होगा क्या बताओ? नहीं इसमें होगा भी सर। नहीं होगा। यहाँ पर देखो ना, ऐसे भी ये ए और ये भी ए और यहाँ पर बी हो गया। अब क्या करोगे? बी को कहाँ ले जाओ? अभी देख रहे हो ए और बी के रिस्पेक्ट में ए और बी क्या है? ट्रांस है। अभी हम बी को उठाएंगे और क्या करेंगे? यहाँ रख देंगे तो क्या होगा? अभी भी तो देखोगे ए और बी के रिस्पेक्ट में क्या है? ट्रांस ही है। आप बी को कहीं पर रख दो हमेशा और ए और बी ट्रांस ही मिलने वाला है, तो इसमें भी नो जीआई। हाँ, अब आते हैं क्या? MA4B2 टाइप, MA4B2 टाइप में क्या किए हम? देखो यहाँ पर MA4, तो इसमें जीआई होता है, इसमें जीआई होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं ये वाला MA4B2 टाइप वाला पूछा करते हैं, तो इसको समझो अच्छी तरह से। तो क्या है? MA4 है तो ये A4 और B2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि ये जो B और B है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 6 है। अगर ट्रांस बनाना है तो क्या करेंगे बताओ? ट्रांस बनाना है तो इसको अपोजिट डाल देंगे। ट्रांस बनाना है तो हम B को अपोजिट B में डाल देंगे। ये ए। तो अभी क्या देख रहे हो? ये दोनों जो B है 6 है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों जो B है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। तो देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड का पोजीशन में चेंज आया तो हम बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे का जीआई है। वही चीज वहां कॉपी में बनाया गया होगा। अगर आप दूसरा चीज सोच रहे हो, हाँ एक चीज और, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ये वाला जो फॉर्म देख रहे हो, ये जो सीस फॉर्म देख रहे हो, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? इनएक्टिव सर। क्यों? कौन सा प्लेन? ये जो बोर्ड वाला जो देख रहे हो ना, बोर्ड वाला प्लेन, ये बोर्ड वाला प्लेन अगर लोगे तो बाहर क्या है? ए है, अंदर क्या है? ए। तो क्या होगा? ये बोर्ड वाला प्लेन दैट इज पीओएस। यहाँ पर कौन सा प्लेन पीओएस है बताओ? यहाँ पर कौन सा प्लेन पीओएस है? कोई भी प्लेन ले लो, इसमें तो देखो यही प्लेन बोर्ड वाला प्लेन अगर ले ले तो भी क्या? ए के अपोजिट ए, ये भी पीओएस बनाना शुरू हो जाएगा, पीओएस दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ये दोनों फॉर्म जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
हाँ, इसका 2 GI और दोनों का दोनों क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अच्छा, कॉपी में बनाया है कोई 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 देखो, एक एक कॉन्फ़िगरेशन और बनाया हूं। जैसे हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें इसको समझने की कोशिश करो। ये वाला फॉर्म इन किससे रिपीट कर रहा है बताओ? ये वाला फॉर्म किससे रिपीट कर रहा है? शीश वाला, डीवी बिल्कुल 6 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों जो दिखाई दे रहा है ना, ऐसा नहीं कि ये दोनों, ये भी अभी शीश पोजीशन ही है। क्यों शीश पोजीशन? ये जो ये बी ऐसा है, ये बी और ये बी क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में शीश है। 90 तो डिग्री। 90 डिग्री है शीश है, तो हम बोलेंगे ये और ये एक आइडेंटिकल है। ऐसा नहीं कि बीच में ए आ गया तो आप बोलोगे नहीं ये ट्रांस हो गया। ये ऐसा दिख रहा है बट ये एक्चुअली कैसा है, ये और बी क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस। तो यही दो पॉसिबिलिटी है। मतलब ये जो कंपाउंड, ये जो MA4B2 दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसका 2 GI होता है और दोनों GI ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसमें कौन सा, अच्छा ये वाला बताओ, इसमें कौन सा प्लेन लू, इसमें कौन सा प्लेन POS होगा बताओ, सोच के बताओ थोड़ा। देखो वाला ये वाला, ये प्लेन इमेजिन करो, ये वाला प्लेन इमेजिन करो, ये वाला प्लेन लोगे, मतलब क्या, ये वाला प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये प्लेन की बात कर रहा हूँ। ये प्लेन लोगे तो क्या होगा, ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ रहे हो ये चीज? एक भी POS आ गया तो हम बोलेंगे, एक भी POS आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो टाइप होगा दैट इज MA4B2 टाइप। सर। हाँ बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो बोलो। सर पहले एग्जांपल दिए थे ABCD टाइप, MABCD, उसमें सर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, तो वो किसमें ऑप्टिकली बोल रहा एक्टिव है, होना चाहिए। क्या बोल रहा है, सर किसमें? MABCD MABCD। CD। अच्छा, हाँ सर। ये तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अभी हाँ तुझे तो यही बता रहा हूँ अभी कि ये कैसा है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है, यही जो प्लेन आप देख रहे हो ना, यही जो प्लेन देख रहे हो यही आपका POS है। समझ रहे हो? हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को ऐसे कट कर देंगे, ये जो प्लेन दिख रहे हो ना यही POS है। ये सब A और B और C और D क्या एक छोटे छोटे बॉल की तरह है। बॉल को हम कट करेंगे तो आधा बॉल बाहर रहेगा, आधा बॉल अंदर रहेगा। तो कभी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं करते हैं। ओके सर। चलो उसके बाद ये हो गया। अगर इस तरह का हो MA3BC टाइप का, ये भी कभी कभी पूछ लिया करते हैं, तो इसमें भी 2 GI होता है। क्या करना, कैसे बनाओगे? इसको बनाने के लिए सिंपल है, एक में क्या करना है, A B और C को सिस रख देना और दूसरा में B और C को ट्रांस रख देना, और वो कॉपी में बनाया गया है, आप तुरंत उसको देख ले। वही किया गया है, B और C को सिस रख दिया गया है और B और C को ट्रांस रख दिया गया है, तो दोनों फॉर्म मिल जाएगा। तो इसमें, और ये दोनों फॉर्म जो देखोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओनली 2 GI। इसी तरह से ये नेक्स्ट वाला फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा करते हैं। ये वाला फॉर्म का रेटिंग बहुत ज्यादा है, MA3B3 टाइप का, तो इसको ध्यान से समझो। तो पहला फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो देखो हम क्या करेंगे, पहले A और A को एक ही जगह रख देंगे, और ये B हो गया, B हो गया, B हो गया। ये वाला जो फॉर्म होता है ना, इसको अच्छा समझो। यहाँ पर ये कुछ इस तरह है, देखो A और ये, तो ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लेन जो कि A और A को कनेक्ट करता है, ये प्लेन दिखाई दे रहा है, ये प्लेन है। इसी प्लेन पर तीनों क्या लाई कर रहा है, ये प्लेन की बात कर रहा हूँ, देखो ये प्लेन,
इसी प्लेन पर तीनों ए लाई करता है। इसी तरह यहाँ पर भी देखोगे, ये प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये इसी प्लेन पर क्या है, बी लाई करता है। तो इसको इसका एक स्पेशल नाम दिया गया, क्या, ये अपोजिट फेस, ये तीनों ए और ये तीनों बी एक दूसरे के अपोजिट फेस पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फेक आइसोमर। क्या बोलते हैं, फेक आइसोमर। ये कौन सा फॉर्म, फेक आइसोमर। फेक आइसोमर कैसे बनाना है, तीनों ए को एक जगह रख दो, तीनों बी को एक जगह रख दो, ये फेक आइसोमर। अब ये फेक आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, कौन सा ऐसा प्लेन आपको दिखाई दे रहा है जो इसको दो पार्ट में बांट दे, बताओ मुझे, कौन ऐसा प्लेन इसको दो पार्ट में बांट दे, तो इसको बताओ जल्दी से मुझे। तो ऐसे होगा, मतलब वर्टिकल एक प्लेन होगा। सर ए और बी से जाएगा। ए और बी से जाएगा, ए और बी से जाएगा। तो कैसे होगा, तो नहीं। देखो, ये वाला प्लेन इमेजिन कर पा रहे हो, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। देखो, एक प्लेन बनाने के लिए 4 एटम की भी जरूरत होती है, 2 एटम से भी हम कट कर सकते हैं। अगर हम ऐसे कट करेंगे तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, ए के अपोजिट, ए के अपोजिट, अच्छा इधर ए ही आ गया, ई है तो सिमेट्री कैसे होगा। ए और बी चलो हम कट कर दे, तो ये बाहर और अंदर वाला ए बी से हाँ, एम बाहर अंदर वाला ए बी को कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर लेफ्ट का नीचे वाला ए और राइट का ऊपर वाला बी। को कट कर देंगे, ए बी, नहीं होगा, ए बी तो अनसिमेट्री हो जाएगा। रुक जा थोड़ा सोचने दो। चलो इसको इसको रहने दो। ये एक्चुअली फैक्ट जो है ना, फैक्ट है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये फैक्ट फॉर्म और जो दोनों फॉर्म होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो अभी दिख नहीं रहा है, मैं इसको अगले क्लास में देखकर बताऊंगा, समझो। तो ये वाला ध्यान रखना, ये फेक फॉर्म होता है। और दूसरा फॉर्म कैसे बनाते हैं, दूसरा फॉर्म बनाने के लिए इसको ऐसे करना, दूसरा फॉर्म बनाना इजी है। देखो ए, अगर ए यहाँ रख देते हैं तो फेक फॉर्म हो जाता। अब ए को यहाँ रखेंगे, ए को यहाँ रखेंगे, अब बी बी बी, ये जो फॉर्म आपको मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं दैट वन इज मेरीडोनल फॉर्म, मेरीडोनल फॉर्म, मेरीडोनल फॉर्म। इसमें आसानी से दिख जाएगा, इसमें आप पीओएस आसानी से देख दो। देखो यहाँ पर ऐसे, तो बोर्ड के प्लेन में, हाँ बोर्ड के प्लेन में भी हो जाएगा आसानी से। ये भी जो प्लेन बनाया हूँ उससे भी आसानी से दिखेगा, ए और मिरर इमेज है। चलो, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, इसको मैं एक बार मतलब देखता हूँ। ऐसे ये 100% कंफर्म है, ये फेक फॉर्म और मेरीडोनल फॉर्म दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये फॉर्म में ओनली दो सिमेट्री ऑफ एक्सिस, सिमेट्री ऑफ एक्सिस अगर प्रेजेंट है, कैसे सिमेट्री ऑफ एक्सिस, चलो इसमें टाइम उतना मतलब बताऊंगा बाद में, छोड़ो अभी। मतलब इसमें दो फॉर्म इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तक इतना बताए हैं, ये वाला, ये जो फेज फॉर्म और मेरीडोनल फॉर्म है, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। इसी तरह से M-A3B2 इस तरह का है, M-A3B2C टाइप का। इसके पहले क्या था, M-A3B3 टाइप का था। तो इसमें दो GI था, एक फेक और एक मर।
इसमें देखो ये फेस फॉर्म इसी तरह से बनाया था ना, फेस फॉर्म, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फेस फॉर्म इसी तरह से बनाया था। तो अभी क्या करेंगे, ये जो एक बी को यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, एक बी को सी से रिप्लेस कर दिया गया, तो हम क्या करते हैं, एक बी को सी से रिप्लेस कर देते हैं, एक बी को सी से रिप्लेस कर देते हैं। तो अभी क्या देख रहे हो, अभी यही देख रहे हो, ए के अपोजिट सी है, ए के अपोजिट सी है, ए के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट बी है। अगर ये सी को हटाकर मैं यहाँ रख दूं तो क्या कोई चेंजेस आएगा या वही सेम रिप्रेजेंटेशन रहेगा? सेम रहेगा। सेम अभी ही भी तो हो जाए। सेम रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि अभी भी ए के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट सी है, ए के अपोजिट बी है। तो ये जो फेक फॉर्म है, फेक फॉर्म से आप एक ही नया आइसोमर मिल सकता है क्या, यही जो भी है, आप यहाँ पर सी रख दो, बी रख दो, एक ही बात है। अब दूसरा फॉर्म क्या है, दूसरा फॉर्म देखो, अब ये जो मर फॉर्म था, मर फॉर्म बनाए थे ना, मर फॉर्म, ये मर फॉर्म था, ये मर फॉर्म था, ये मर फॉर्म था आपका भी। तो मर फॉर्म वाला को दो पॉसिबिलिटी आता है, क्या करते हैं, एक बार बी के अपोजिट सी रख दो, एक बार बी के अपोजिट सी रख दो, और एक बार दूसरे फॉर्म में अगर बी के अपोजिट सी रख दोगे तो क्या 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 कनेक्टिविटी आया, ए ए ए ए ए बी और दूसरा बी और सी, यही तीन आया। अभी दूसरा हम क्या कर रहे हैं ना, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, ये बी और सी को एक ही जगह रख दे रहे हैं, बी और सी को एक ही जगह रख दे रहे हैं, बी और सी को एक ही जगह रख दिया। अभी क्या चेंजेस आया, अभी ए दूसरा ए सी और फिर बी और बी। तो हाँ डिफरेंट आ गया, देख रहे हो डिफरेंट आ गया, डिफरेंट आ गया। तो हम बोलेंगे ये एक फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म और ये तीसरा फॉर्म, और तीनों का तीनों फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसे इसमें हम पीओएस देखना चाहते हैं तो कैसे पीओएस होगा बताओ, इसमें पीओएस दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये वाला फॉर्म में पीओएस दिखाई दे रहा है या नहीं, सबके अपोजिट बी भी हो गया, AC जो प्लेन है, ए और सी प्लेन, तो अभी होगा सर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन होगा एसी के तरफ सर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली AC हॉरिजॉन्टली कट कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर सर ए वो आ जाएगा इसमें। ऐसे देखने से लगता है ये ऑप्टिकली एक्टिव टाइप का, ऑप्टिकली एक्टिव चलो जीआई समझ में आ गया ना, जीआई तो ये ऑप्टिकली Yes, sir. एक्चुअली जो ये जो फेशियल फॉर्म है ना, फेशियल फॉर्म डिस्टर्ब कर रहा है,
फेशियल फॉर्म को हम देखते हैं। ये फेशियल फॉर्म आपको डिस्टर्ब कर रहा है। पिछले वाला का भी फेशियल फॉर्म कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, वो भी डिस्टर्ब कर रहा है। सर चल, सी बोर्ड उसके बाद ए बोर्ड के बाहर है, तो बोर्ड को अगर चाकू से अंदर की तरफ काट देंगे तो ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा। बोर्ड को अगर चाकू से काट देंगे तो अंदर अंदर और बाहर तो सी ए और सी है ना। नीचे, ऊपर और नीचे, ए और सी हाफ हो सर ए जाएगा। और सी कट जाएगा। ए और सी कट जाएगा, ए और सी कट जाएगा, ए और सी कट जाएगा तो फिर ए के अपोजिट तो इधर बी आ गया। एक्चुअली ऐसा है ना कुछ, एम ये इस तरह का देखो, जो कॉपी में बनाया वही बनाया। ये सी है, ए है, ए है, ए है, देन सर और ए फिर के क्या है? अपोजिट बी आ जाएगा, सिमेट्री नहीं होगा। कैसे? अगर आप बोल रहे हो कि ऐसे हम कट करेंगे तो ए के हाँ। अपोजिट बी आ गया, तो horizontal हॉरिजेंटली सर, बाहर हॉरिजेंटली कट करेंगे, हॉरिजेंटली कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ओके, यस गुड सर, गुड यस सर। गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड। यही चीज दिमाग सब में हो स्ट्राइक सकता नहीं है। कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोलना है, वही चीज मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। ये ऐसा बोल रहे हैं, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा देखो, ये इस तरह बोल रहे हैं। यस सर। अभी यहाँ पर क्या है, सी और ए दोनों कट गया, और अभी क्या देख रहे हैं, ए के अपोजिट ए और ये बी के अपोजिट बी। बिल्कुल बिल्कुल गुड, ये दिमाग में मेरे स्ट्राइक नहीं कर रहा देन था। सर ए के अपोजिट तो सी आ जाएगा, तो कैसे होगा सर? अरे यार, इसमें ये ऐसे कट हुआ तो सी और ए दोनों कट गया ना, सी तो यहाँ है ना, सी यहाँ है तो सी भी कट गया ना। सी अगर हम इसको काटे ऐसे तो सी भी कट गया, ए भी कट गया, तो उसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे हम। समझ रहे हो? जो Yes, कट जाता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। और वो तो ये क्या, सर पिछले वाले फेक आइसोमेरिज्म में भी ऐसे ही हाँ पिछले वाले में भी वही दिमाग में मेरे स्ट्राइक नहीं कर रहा था। पिछले वाले में भी तो यही था, पिछले वाले में भी ऐसे कट करेंगे हम। समझ गए ये चीज? चलो, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन जैसे कट किया वही दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता। मॉलिक्यूल्स को हम उस तरह से भी काट सकते हैं, बिल्कुल। चलो गुड। उसके बाद नेक्स्ट है MA3 BCD टाइप का, BCD टाइप का। इसमें टोटल 4 GI होगा, 4 GI। अब हमें लगता है ना कि आपको सोचने का तरीका पता हो गया, तो मैं अगले क्लास एक्सपेक्ट करूंगा कि पूरा ये वाला पार्ट खत्म करके आओगे। मैं सोचने का तरीका बता दिया हूँ, कैसे सोचना है। चलो, ये वाला में अभी क्या करना है कि ये वाला में हम इसका पहले फेशियल फॉर्म जो था बना लेते हैं। फेशियल फॉर्म बनाना आता है, क्या करेंगे, ये है इसका फेशियल फॉर्म। अब फेशियल फॉर्म में क्या किए, बी और सी और डी कर दिए, BCD है ना, तो BCD कर दिए, तो एक BCD ये वाला। अगर आप दूसरा बनाना चाहो, जैसे इसमें देखोगे, अब क्या देखा, ए के अपोजिट डी है, ए के अपोजिट डी, ए के अपोजिट सी और ए के अपोजिट बी। अगर कोई ऐसा बनाना चाह रहा है, ये BCD जो है ना, BCD में हम चेंज कर दिए, डी को यहाँ कर दिए, सी को यहाँ कर दिए, जी को यहाँ कर दिए, तो अभी क्या कोई चेंज हो गया, चेंज आया, तो हम उसके लिए हम पेयरिंग लिखेंगे। ए के अपोजिट क्या है, बी है, ए के अपोजिट क्या है, सी है, ए के अपोजिट बी, ए के अपोजिट सी, ए के अपोजिट डी। तो अभी भी ये दोनों पेयरिंग सेम है। अभी यहाँ पर भी देख रहे हो, जो यहाँ पर पेयर आया है, यहाँ पर भी वही पेयर आया है, तो इसके फेस फॉर्म से आप एक ही बना सकते हो। अब इसका रही ट्रांसफॉर्म, इसका जो मेरीडोनल फॉर्म से आप टोटल 3 बना सकते हो। ये इसका फेस फॉर्म हुआ। मेरीडोनल फॉर्म बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये ए है, यहाँ पर बी है, बी है, डी है, ये मेरीडोनल फॉर्म। तो मेरीडोनल फॉर्म में देखोगे टोटल 3 है। कैसे 3 आता है वहां पर देख सकते हो। एक बार हम क्या किए, बी के अपोजिट, ये बी के अपोजिट सी को रख दिए हैं, बी के अपोजिट सी, एक बार बी के अपोजिट डी को रख देंगे, और एक बार सी और डी रख देंगे।
क्या मैं बोला है समझो उसको। क्या किया, एक बार ये है इसका क्या, ए रख देंगे तो ये इसका मेरिडोनल फॉर्म बने, मेरिडोनल फॉर्म है। तो इसमें हम कैसे 3 आ गया, देखो एक बी के अपोजिट क्या सी रख दिए, फिर क्या करेंगे बी के अपोजिट डी रख देंगे, फिर क्या करेंगे सी के अपोजिट डी रख देंगे। तो टोटल कितना, ये जो मर फॉर्म है उससे 3 मिला और एक शेष फॉर्म से मिला, टोटल 4, और चारों का 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉपी में बनाया गया, उसको आप एनालाइज कीजिएगा। चारों में से सॉरी एक फॉर्म जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, इन चारों में से एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, वो भी कौन वाला, ये यही वाला, ये जो देख रहे हो ना ये फेस फॉर्म वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। अभी आप कोई भी ऐसा प्लेन नहीं ढूंढोगे जो इस मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल हाफ में बांट दे। तो टोटल देखो, टोटल कितना है इस फॉर्म का 3 और प्लस एक फॉर्म ऐसा है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्लस फॉर्म में एक प्लस फॉर्म में भी होगा, एक माइनस फॉर्म में भी होगा। टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछा जाएगा तो आप 5 बोलोगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 4, बट उन चारों में से एक ऐसा फॉर्म है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। एक पेयर ऑप्टिकली एक्टिव है, इस 5 में से दो ऐसा है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव है। चलो इसी तरह नेक्स्ट वाला जो है MA2B2C2 टाइप का, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। MA2B2C2 टाइप ये ज्यादा पूछा करते हैं, ये वाला फॉर्म। तो इसको बनाने के लिए कॉपी आप देखो, हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, हम एक कंप्लीट सीरीज बनाएंगे। कंप्लीट सीरीज कैसे बनाओगे, देखो A B ये कंप्लीट सीरीज फॉर्म हुआ इसका। एक आएगा कंप्लीट ट्रांसफॉर्म, कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कैसे बनाओगे, ए के अपोजिट ए रख देना, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी, फिर 3, इसमें टोटल 5 होते हैं, टोटल 5 है। फिर उसके बाद क्या करना, इस तरह से बनाते जाना, एक बार बी को ट्रांस रखना, एक बार सी को ट्रांस रखना, एक बार डी को एक बार ए को ट्रांस रखना, एक बार बी को ट्रांस रखना और एक बार सी को ट्रांस रखना। टोटल 5 फॉर्म कैसे, एक बार कंप्लीट सीरीज, एक बार कंप्लीट ट्रांस, फिर तीसरा फॉर्म कैसे ए के अपोजिट ए रखेंगे, चौथा फॉर्म कैसे बी के अपोजिट बी रखेंगे, पांचवा फॉर्म सी के अपोजिट सी रखेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये एक फॉर्म वाला ध्यान रखना। और इसमें भी एक फॉर्म जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, पहला वाला जो कंप्लीट सीरीज फॉर्म होता है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसी तरह 9th नंबर और 10th नंबर, ये 9 10 11 जो केसेस है ना, 9 10 11 उसको एक बार देखो, आप उसको समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो मुझे, मैं समझा दूंगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें मात्र 2-3 ही दिए हुए हैं, बट आपको इतना बता दिया है कि आपको आप खुद से भी सोच सकते हैं। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म ही ऐसा टॉपिक है जिसको जो कि समझने में दिमाग लगता है और सब चीज बहुत ईजी है, क्योंकि आइसोमेरिज्म में थोड़ा 3D है। चलो 9 10th और 11th हो जाएगा, 9th केस 10th केस 11th केस MA2B2CD टाइप का, वो तो उसी तरह है जो पहले इसका था। पहला वाला में MA2B2C2 टाइप का था, अब इसमें MA2B2CD टाइप का है। यस सर, हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा। इसी तरह 10वां और 11वां फॉर्म इंपॉर्टेंट है जो कि लिखा गया वो पूछा करते हैं।
उसमें टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और 15 का 15 ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बनाने के लिए क्या करोगे, ए के अपोजिट बी सी डी ई एफ को रखोगे, फिर बी के अपोजिट सी डी ई एफ को रखोगे, फिर सी के अपोजिट टोटल, इसमें टोटल 15 होता है। तो ये फॉर्म हम होप करूंगा ये वाला भी 15वां जो 11वां जो फॉर्म है ना वो इम्पोर्टेंट लिख दिया गया है। जो जो इम्पोर्टेंट लिख दिया गया है उसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। चलो तो अगले क्लास में हम बाइडेंटेड लिगेंड इसमें देखो अब आप कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि मैं स्क्वायर प्लेनर का बाइडेंटेड लिगेंड कवर किया हूं। तो आप भी क्या करेंगे ना, इसको आप एनालाइज करेंगे। मैं जल्दी से इसको कर निकल जाऊंगा, क्योंकि अब जो समझाना था वो मैं समझा दिया। अब इसमें ज्यादा टाइम देने से काम नहीं चलेगा। अगले क्लास तक आई होप दैट ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर। So ओके।